Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamu alaikum friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 हमारा टॉपिक या हमारा क्वेश्चन बेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट क्रिमिनल केस के अंदर जिस वकील की, जिस लॉ ज्यूरीज की, जिस ऐसे स्टूडेंट ऑफ लॉ की अगर बेल के ऊपर ग्रिप है, जनरली माशरे के अंदर ये कहा जाता है, ये एक एस्पेक्ट है कि अगर किसी क्रिमिनल की किसी वकील ने बेल करवा ली तो डेट मीन के उस क्रिमिनल के केस को 60% तक वो वकील जीत जाता है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके सभी पहलुओं का, सभी इसके जो एंगल्स हैं उनका एनालिसिस कर सकूं, उनका जायजा ले सकूं, उनको आपसे डिस्कस कर सकूं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। तो बेसिकली बेल को स्टार्ट करने से पहले मैं एज यूजुअल अपनी फीस आपको बताता चलो। मेरे सभी लेक्चर्स पेड है, तो मेरी फीस पे करना ना भूलें। कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं। कोई भी मांगने वाला हो, मेरे एक लेक्चर की फीस कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, जितनी आपके लिए पॉसिबल हो सके। और थर्ड मेरे स्टेप ऑफ माई फी, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, वेल एंड गुड। अगर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से ले लें, अदरवाइज आप मेरी इन्हीं लेक्चर्स के नोट्स भी बना सकते हैं फर्दर स्टेप बाय स्टेप। चूंकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्री फेस से प्रीक्लूड तक स्टार्ट करता हूं, तो ये आपके लिए नोट्स भी आप इजीली इनके बना सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेल, इट्स काइंड, व्हेन एप्लीकेबल, व्हेन नॉट एप्लीकेबल, कहां पर बेल रिलीज होगी, कहां पर नहीं होगी, बेल होती क्या। बेल बेसिकली एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत पहले कबल अज लॉ से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। जनरली 2 तरह की तो बेल जो एक्ट हैं, जो ऑफेंस है, वो तो सीआरपीसी ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ऐसे ऑफेंस जिनके अंदर बेल हो सकती है, ऐसे ऑफेंस जिनके अंदर बेल नहीं हो सकती। अब एक क्वेश्चन जो माइंड के अंदर उभरता है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है लाइक मर्डर, रेप, डुकेटी, इन ऑफेंस के अंदर बेल होती क्यों है, बेल होती कैसे है। सबसे ज्यादा तो जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है, जो फ्रेश स्टूडेंट हैं या जो वुकला साहबान हैं जिनकी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, उनके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन ज्यादा उठता है कि जो शख्स इस क्राइम, जिस क्राइम की कैटेगरी ही ये है कि नॉन बेलेबल है, उसके अंदर बेल हो ही नहीं सकती। तो जब एक शख्स के ऊपर इल्जाम लगता है 302 का या उसके ऊपर रेप का या डुकेटी का, तो फिर उसकी बेल होती कैसे है। एक वैलिड ये क्वेश्चन है। दूसरी जो बात आम माशरे में, आम सोसाइटी में की जाती है, उसका मैं इस बात के जवाब के बाद उसको जिक्र करूंगा। तो बेसिकली जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनके अंदर बेल नहीं होती इन कंफर्म अक्यूज, इन कंफर्म या कन्फेशन की सूरत में या किसी कंफर्म एविडेंस की सूरत में। तो बेल का बेसिक मकसद यह है कि अगर किसी शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसके खिलाफ एविडेंस इतने पुख्ता नहीं है कि जिससे उसके जुर्म को साबित किया जा सके या इनिशियल स्टेज के ऊपर उसकी क्राइम की इन्फोर्सिबिलिटी को साबित किया जा सके कि इसने क्राइम किया है या इसने जुर्म किया है, तो जहां पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस से ये डाउट क्रिएट हो रहा हो या कोई अल्टीरियर मोटिव यहां पर हो कि बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द लॉ कुछ और है, बिहाइंड द मोटिव या बिहाइंड द फैक्ट कुछ और है, तो जहां पर कोर्ट को ये लगे कि इस मुल्जम को किसी डाउट, किसी शक, किसी और बुनियाद के ऊपर या इसके पीछे कुछ और फैक्ट अनासर इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं या कुछ और दुश्मनी अनाद के जो अनासर इसके अंदर इसकी केस के अंदर मौजूद होंगे, तो वहां पर कोर्ट को लगे कि केस इतना स्ट्रांग नहीं है इस अक्यूज के अगेंस्ट, इस मुल्जम के अगेंस्ट, तो कोर्ट बेल ग्रांट करती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी। तो बेसिकली नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट बेल अगर ग्रांट कर देगी तो मुजरम बरी हो गया। नो, उसका बेसिक मकसद ये है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर इतनी स्ट्रांग एविडेंस मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये एनालिसिस किया जा सके, ये अंदाजा लगाया जा सके कि वाकई ही ये जुर्म इसी मुल्जम ने किया है। तो बेसिकली जो बेल है ये आपका एक इनहेरिट राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे डेवलप होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें ये परमिशन देता है, ये इजाजत देता है तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को, सिटीजन ऑफ स्टेट को, कि किसी भी शख्स की लिबर्टी को महदूद नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, पाबंदी नहीं लगाई जाएगी उसकी लिबर्टी के ऊपर, उसकी फ्री ऑफ मूवमेंट के ऊपर। तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की एक टर्म है जो बेल के साथ कनेक्ट होकर बेल को इनहेरिट राइट ऑफ अक्यूज बनाती है या इनहेरिट राइट ऑफ पर्सन, एनी पर्सन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ये जो आर्टिकल है, इसकी बुनियाद के ऊपर बेल का जो प्रिंसिपल है ये डेवलप होता है। पाकिस्तान के अंदर बेल का जो प्रिंसिपल है ये डेवलप होता है कि अगर ये शक हो, ये फील हो रहा हो कि जो इल्ज़ाम इस शख्स के ऊपर लगाए गए हैं
जो इल्ज़ाम इस अक्यूज के ऊपर लगे हैं, जो पीपीसी की एक्ट इसके ऊपर लगे हैं, पीपीसी के सेक्शन के ऊपर लगे हैं, वो उनको प्रूफ करना वो नाकाफ़ी है, वो इतने अथेंटिक नहीं है, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल विंग इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वेंसी है, या कोई और दुश्मनी अनाद का अंसर या कोई मेलाफाइडी इम्पैक्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है, मेलाफाइडी उसके अंदर अंसर इन्वॉल्व है, या अल्टीरियर मोटिव को इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वहां पर कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है। तो बेल का मकसद बेसिकली उस शहरी की, उस शख्स की रेप्यूट का मद्देनजर रखना कि इसके बिजनेस को, इसके कारोबार को, इसकी इज्जत को माशरे में एक धचका लगेगा, तो लिहाजा इसको जेल से बरी कर दिया जाए, इसको बाहर निकाल दिया जाए, इसको बेल दे दी जाए। बेल दी कैसे जाएगी? किसी खास बेल बॉन्ड के थ्रू, प्रॉपर्टी या मनी के थ्रू, किसी रकम के थ्रू जो उस शख्स की जमानत में कोर्ट रखवा लेती है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या किसी खास रकम के डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऐसी जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक रीजनेबल हो उस शख्स की वापसी के लिए। ये शख्स इस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा और वापस आ जाएगा, कोर्ट के सामने पेश होगा। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर कोर्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी बेल ग्रांट करती है, जहां पर शक का कोई अंसर या झूठ का कोई अंसर या मेलाफाइडी बदनीति का कोई अंसर इन्वॉल्व हो। तो कोर्ट को लगे कि स्ट्रॉन्ग ये जो एविडेंस है इनिशियल स्टेज के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे ये मोटिव साबित हो कि इस मुलजम ने ही जुर्म किया, तो कोर्ट उसकी बेल ग्रांट करती है। दूसरा एक एस्पेक्ट हमारे माशरे में ये पाया जाता है कि लोग समझते हैं कि अगर किसी मुजरम की बेल हो जाए तो 60% जो केस है वो खत्म हो जाता है। ऐसी बात नहीं है बेसिकली। और एक और चीज इसके साथ ही मैं एक और चीज का इजाफा करता चलूं कि कुछ लोग ये भी समझते हैं माशरे में कि जब मुलजम बेल लेता है तो इसका मतलब है कि वो अपने जुर्म का एतराफ करता है, वो कहता है कि जी मजीद एविडेंस आने तक मुझे रिलीज किया जाए, मुझे बरी किया जाए, मैं अपने घर में अपने लोगों में मिल सकूं, अपने काम कर सकूं। तो ये बात भी नहीं है। बेसिकली बेल का मकसद, जो बेल का मतलब है, जो उस एप्लीकेशन में लिखा जाता है वो ये है कि मेरे ऊपर जो कंप्लेनेंट की या जो पिटिशनर की या जो मदई कौंसल है उसकी तरफ जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसके सबूत नाकाफ़ी है, इसके अंदर कोई शक, बदनीति इन्वॉल्व है, कोई इसके बिहाइंड रीजन कुछ और है। तो लिहाजा जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आती मुझे बरी किया जाए, मुझे रिलीज किया जाए पुलिस कस्टडी से, चूंकि उन्होंने मेरी बॉडी को, मेरे जिस्म को अपनी हिरासत में रखा हुआ है, अरेस्ट विदाउट वारंट या विद वारंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर मैं इसका जिक्र करूंगा। तो लिहाजा मुझे तब तक, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मेरे अगेंस्ट नहीं आती, मुझे इस श्योरिटी बाउंड के इवज, इतनी रकम के इवज रिलीज किया जाए। मैं ये रकम जमा करवाने को तैयार हूं, मैं ये रकम जमा करवाने को तैयार हूं। ना सिर्फ रकम जमा करवाने को तैयार हूं बल्कि जब भी ऑनरेबल कोर्ट मुझे बुलवाएगी मैं कोर्ट के अंदर पेश होऊंगा और सरेंडर करूंगा, और मैं आज से ही सरेंडर करता हूं। तो बेल के लिए अक्यूज पहले तो कोर्ट के अंदर मौजूद होता है, उसका सरेंडर करना जरूरी है, और वो ये इस्तदा भी करता है और ये टर्म भी अपने ऊपर इंपोज करवाता है कि जब भी कोर्ट मुझे बुलवाएगी मैं कोर्ट के अंदर पेश होकर अपनी हाजिर लगवाऊंगा और कोर्ट की मर्जी के मुताबिक मनो ऐन चलूंगा। तो बेसिकली ये दोनों एस्पेक्ट से बेल के। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेल का। तो बेल की जो काइंड है वो बेसिकली तीन तरह की इकसाम है। बेल की। फर्स्ट प्री अरेस्ट बेल, सेकंड पोस्ट अरेस्ट बेल, थर्ड है प्रोटेक्टिव बेल। ये जनरली आपको प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट मिलेगी या बिफोर अरेस्ट, आफ्टर अरेस्ट मिलेगी, ये बेलें आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन एक थर्ड किस्म भी है बेल की, वो है प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल जनरली पॉलिटिकल इंस्टांस के अंदर, पॉलिटिकल इन्वॉल्वेंसी के अंदर लोग करवाते हैं कि जब एक शख्स को एक खतरा हो कि मुखालिफ पार्टी, मुखालिफ हुकूमत, गवर्नमेंट या कोई और अदारा मेरे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे और मेरे ऊपर FIR कर देंगे, मुझे अरेस्ट कर लेंगे, तो वो किसी भी सूबे की किसी भी हाई कोर्ट से ये इस्तदा करता है कि मैं एक रिप्यूटेड शख्स हूँ, मैं एक रिस्पेक्टेबल शहरी हूँ, मैं एक टैक्स पेयर सिटीजन हूँ पाकिस्तान का, मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है, मेरी रेप्यूट है, तो ये अदारा मुझे पकड़कर मेरी रेप्यूट को डैमेज करेगा, मेरे कारोबार को डैमेज करेगा, मेरी इंसल्ट होगी, मेरी तौहीन होगी माशरे में, मेरा बिजनेस बैठ सकता है, मेरा कारोबार बैठ सकता है। तो लिहाजा मुझे प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट की जाए ताकि ये अदारा, ये गवर्नमेंट, ये स्टेट या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, मैं वहां पर पेश हूंगा, मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल हूंगा। जब वो मुझे बुलवाएंगे मैं वहां पर जाऊंगा, लेकिन मुझे अरेस्ट ना किया जाए, जिससे मेरी नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा मेरे बिजनेस को, मेरी रिप्यूट को, मेरे शोहरत को, मेरी इज्जत को। तो कोर्ट अगर मुनासिब समझे, कोर्ट अगर देखे कि वाकई इसकी इस्तदा वैलिड है, इसकी इस्तदा जायज़ है, तो कोर्ट उसको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट कर देती है। तो प्रोटेक्टिव बेल के लिए कोई खास प्लेटफॉर्म नहीं है, आप किसी भी सूबे की हाई कोर्ट से, लेकिन इसके लिए जो इसेंशियली कंडीशन है वो ये है कि हाई कोर्ट से नीचे आप प्रोटेक्टिव बेल नहीं ले सकते। और हाई कोर्ट किसी भी सूबे की हो सकती है, पंजाब, सिंध, KP की, बलोचिस्तान, गिलगित, किसी भी सूबे की, जितने भी वो एरिया जो पाकिस्तान के साथ मर्ज हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनके जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स है वहां से जाकर आप प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट करवा सकते हैं। प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट, या आफ्टर अरेस्ट या बिफोर अरेस्ट। आफ्टर अरेस्ट, सबसे पहले बिफोर अरेस्ट का जिक्र करते चले। बिफोर अरेस्ट ऐसी बेल जहां पर आपके खिलाफ FIR तो लॉन्च हो चुकी है। देखिए यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा,
तो प्रोटेक्टिव बेल के अंदर एफआईआर अभी लॉन्च नहीं हुई होती, जस्ट एक इनिशियल कार्रवाई हो रही होती है, या तो आपको नोटिस भिजवाया जिसके थ्रू आपको पता चला, या आपको अपने किसी बावसूख जराये से मालूम हुआ कि ये अदारा मुझे अरेस्ट करना चाहता है, मुझे गिरफ्तार करना चाहता है, जहां पर आप अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवाते हो। प्री अरेस्ट या बिफोर अरेस्ट बेल, बिफोर अरेस्ट वहां पर एफआईआर हो जाती है, एफआईआर लॉन्च हो जाती है, एफआईआर आपके अगेंस्ट हो गई, लेकिन अभी आपको अरेस्ट नहीं किया गया, तो आप कोर्ट के अंदर जुर्म के हिसाब से, तो बिफोर अरेस्ट या प्री अरेस्ट, इसके लिए जरूरी है कि आप सेशन कोर्ट के अंदर रजू करते हो। आप सेशन से निचली कोर्ट के अंदर नहीं जाते, सेशन कोर्ट के अंदर पेश होकर सेशन जज साहब से आप ये इस्तदा करते हो कि मेरे खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कर दी गई है, ये एफआईआर मेलाफाइड है, बदनीति बेस के ऊपर मबनी है, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से बनाई गई है, या मुझसे एक हुकूमती अदारे या स्टेट या कोई भी इस तरह की एजेंसी मुझसे इंतकाम बदला लेने के लिए, मेरी डिप्यूट खराब करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो लिहाजा मुझे बेल ग्रांट की जाए, ताकि जब वो मुझे बुलवाएं कि मैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर पेश होता रहूंगा, लेकिन मुझे अरेस्ट करने से इस्तिस्ना दिया जाए, मुझे इस्तिस्ना मिल जाए कि वो मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे। तो ये होती है प्री अरेस्ट बिल। पोस्ट अरेस्ट के लिए एफआईआर का होना भी जरूरी है और इंसान का अरेस्ट होना भी। आफ्टर अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट एफआईआर का होना भी जरूरी है और इंसान का, उस पर्सन का अरेस्ट होना भी जरूरी है। अरेस्ट होने के बाद फिर वो बेल मूव करता है। अब ये बेल जो है ये आप मजिस्ट्रेट साहब के पास सेक्शन 30 सीआरपीसी के जिसके इख्तियारात हैं उसके पास फाइल कर सकते हो, आप सेशन कोर्ट के पास फाइल कर सकते हो, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहां पर भी, क्योंकि ये एक तो डिफाइन होगा आपके क्राइम की कैटेगरीज के हिसाब से, क्राइम कौन सा है, उस क्राइम को कम से कम जो जज है वो कौन सुन सकता है, लाइक मजिस्ट्रेट, या मैक्सिमम उसको सेशन कोर्ट सुनेगी। तो अगर मजिस्ट्रेट के पास उस क्राइम को सुनने की इख्तियारात नहीं, तो फिर आप सेशन में जाओगे, अगर सेशन से जब आप रिजेक्ट होती तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर वो फर्दर आपकी मूवमेंट है जितनी ऊपर आप जा सकते हो। वो जुर्म की कैटेगरीज के हिसाब से डिफाइन होगी कि आपने मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना है, सेशन जज साहब के पास जाना है, हाई कोर्ट में, उसके बाद आप मूव करते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आपकी क्राइम की कैटेगरीज के हिसाब से उसको डिफाइन किया जाएगा। तो ये तो थी तीनों बिलों का एक ओवरव्यू, एक इसका कॉन्सेप्ट। अब एज यूजुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिलाय प्रोविजन सीआरपीसी का 496 to 502, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इसका जो क्रॉस रेफरेंस है वो चैप्टर 10 वॉल्यूम 3 हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट भी आपको बता दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इमर्ज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पुलिस power to restrict the liberty of the man who is alleged to have commit a crime. It was a historical and deep routine of English American etc. तो बेसिकली एक पुलिस की लिमिटेशन जो है, पुलिस की जो लिमिटेशन है उनको भी डिस्ट्रैक्ट करना, कि वो हर शख्स को आए रोज गिरफ्तार ना कर ले, उनको अरेस्ट करके जेलों में ना डाल दे, जिससे लोगों की रिप्यूट, इज्जत, रिस्पेक्ट के ऊपर हमला ना हो। बेल ड्राइवेशन जो है लैटिनी टर्म है बेल का, और फ्रेंच टर्म लैटिनी टर्म है, बेजुलर फ्रेंच टर्म है, बेलर लैटिनी के अंदर जो इसको इंटरप्रेट किया गया इंग्लिश में वो है टू बियर अ बर्डन, फ्रेंच के अंदर जो इसको इंटरप्रेट किया गया वो है गिव टू डिलीवर कर देना, दे देना। मीनिंग ऑफ बेल, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, रिलीज टू पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास अगर कोई शख्स बाउंड है, उसके पास कैद है, उसके पास डिस्ट्रिक्ट है, उसकी पाबंदी लगाई गई है, तो उस पाबंदी से उसको आज़ाद कर देना, छोड़ देना, निकलवा देना, बाहर निकाल देना, उसकी हदूद से, जुरिस्डिक्शन से उसको बाहर ले जाना। केस लॉ मीनिंग, रेशियो डिसेंडेंडी। रेशियो डिसेंडेंडी का मतलब होता है पार्ट ऑफ लीगल रूलिंग दैट डायरेक्टली डिटरमाइन एन इशू ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। ये होता है रेशियो डिसेंडेंडी का मीनिंग, कि ऐसा केस, ऐसा फैक्ट जो डायरेक्टली कोर्ट से डील हो और डायरेक्टली कोर्ट ही उसको डिटरमाइन करे, कोर्ट ऑफ लॉ उसको डिटरमाइन करे। लाइक प्रेसिडेंट आप उसको कह लें, केस लॉ कह लें, जजमेंट कह लें, तो जजमेंट, केस लॉ, प्रेसिडेंट जो है जो डायरेक्टली सिर्फ कोर्ट से डिटरमाइन हो, कोर्ट के अलावा कहीं और से डिटरमाइन ना हो और ना ही हो सकते हो, वो रेशियो डिसेंडेंडी कहलाते हैं। तो इसका केस लॉ जो मीनिंग है बेल का वो ये है कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इज इन रिलीज द पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस एंड डायरेक्टली इनटू द हैंड्स ऑफ श्योरिटीज who undertake to produce him in court whenever required to do so। बेल का मतलब है किसी शख्स को पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की उनकी हिरासत से निकालना, उसको आज़ाद करवाना और उससे श्योरिटी लेना और उसे ये यकीन दिलवाना कि जब भी कोर्ट बुलवाएगी आप कोर्ट के अंदर पेश होकर अपना मौक़िफ़ दोगे या जो भी कोर्ट के क्वेश्चन होंगे उनको आप फुलफिल करोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बेल एज टू नेचर ऑफ ऑफेंस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की ऑफेंस की नेचर होती है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो बेलेबल है उनकी बेल इमीडिएटली आप ले सकते हो या मजिस्ट्रेट साहब के पास भी जाकर आप फौरन बेल ले सकते हो। जो नॉन बेलेबल है उनके लिए आपको डायरेक्टली कोर्ट में आना पड़ेगा। बेलेबल जो है वो पुलिस वाले भी आपकी बेल ग्रांट कर सकती हैं, या वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसने आपको अरेस्ट किया वो भी आपको बेल दे सकते हैं, या इनिशियली जो मजिस्ट्रेट है उसके पास आप उसको फाइल करते हो और फौरन आपकी बेल हो जाती है।
नॉन बेलेबल के अंदर आपको एक खास अपनी इस्तदा और मोटिव बताना होता है कि किस वजह से आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया और आप क्यों बेल की इस्तदा कर रहे हो। एज टू अरेस्ट दो तरह की इकसाम है, प्री अरेस्ट बेल, आफ्टर अरेस्ट बेल। और थर्ड जो किस्म है उसके अंदर अरेस्ट का लेना देना नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताई वो है प्रोटेक्टिव बेल। ग्रांट ऑफ बेल, मजिस्ट्रेट पावर टू ग्रांट इन ऑफेंस अप टू 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन ग्रांट बेल। जो सजा ऐसा जुर्म जिसकी सजा 3 साल तक होगी उसकी बेल फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट है वो ले सकता है, वो ग्रांट कर सकता है। इन ऑफेंस फ्रॉम 3 to 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट बेल। सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट कौन सा होता है? ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट CRPC सेक्शन 30 की पावर्स ग्रांट करती हैं, वो मजिस्ट्रेट 3 से 10 साल तक के जुर्म वाले जो केसेस हैं उनके अंदर मुजरमों की जो बेल है वो ले सकता है, उनको ग्रांट कर सकता है। इल्ज़ाम अलैहान है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ, मुजरम नहीं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है। पावर टू हाई कोर्ट इन केस मोर देन 10 ईयर, ऐसे जुर्म जिसके अंदर सजा 10 साल से जायद है, इंप्रिजनमेंट और डेथ या उसके अंदर मौत की सजा है। पेनल्टी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये तीनों के पास इख्तियार है, तीनों इस तरह के केसेस के अंदर बेल को ग्रांट कर सकती हैं। बेल बाय पुलिस, इफ अ पर्सन इज अरेस्ट बाय पुलिस इन बेलेबल ऑफेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई ऐसा जुर्म जहां पर जो बेलेबल हो तो पुलिस अगर उसका अरेस्ट करती है तो पुलिस वाले ही एक खास श्योरिटी बॉन्ड लेकर उस केस के अंदर उसकी जमानत ले लेते हैं। बेल एंड बेल बाउंड, पर्सन अरेस्ट में आल्सो बी डिस्चार्ज बाय द पुलिस ऑन हिज ऑन बाउंड, जो उसका अपना बाउंड होगा, जो श्योरिटी कोई भी बाउंड वो सबमिट करवाता है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में, उसको लेकर पुलिस वाले उसकी बेल जो है उसको बेल बाउंड कहते हैं, वो पुलिस को देकर या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देकर अपनी जमानत करवा सकता है। व्हेन बेल में बी ग्रांट, कब बेल ग्रांट की जाएगी? बेल बिफोर अरेस्ट एंड आफ्टर अरेस्ट, आफ्टर अरेस्ट बेल जो है एटसेट्रा। बिफोर अरेस्ट भी हो सकती है, आफ्टर अरेस्ट भी बेल ग्रांट की जा सकती है इन केस ऑफ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि हालात व वाक़यात क्या हैं, आया इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया ये वाकई ही बोनाफाइडी है या मेलाफाइडी है। बेल बिफोर अरेस्ट, मीनिंग ऑफ अरेस्ट, एप्रीहेंशन टू द एक्चुअल स्टेन और डिप्रीवेशन ऑफ वन पर्सनल लिबर्टी, किसी भी शख्स की जो उसकी लाइबर्टी है उसको एक्चुअली डिप्राइव कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, उसको रोक देना, उसके ऊपर रोक लगा देना, ये अरेस्ट कहलाता है। रेलिवेंट प्रोविजन या रिलाय प्रोविजन, सेक्शन 46 to 61 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 बेल बिफोर अरेस्ट, सेक्शन 498 बेल आफ्टर अरेस्ट, सेक्शन 497। ऑफेंस दो तरह के मैंने आपको बता दिया, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। स्कोप ऑफ प्री अरेस्ट बेल, ये भी एक केस लॉ से डेवलप हुआ है, रेशियो डिसिडेंडी। प्री अरेस्ट बेल कैन ओनली बी ग्रांट इफ देयर इज अल्टीरियर मोटिव्स, ह्यूमिलिटेशंस और जस्टिफाई हैरेसमेंट एंड एप्रीहेंशन ऑफ द इररिपेरेबल द रेपुटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्री अरेस्ट बेल है, अरेस्ट होने से पहले ये तब भी हो सकती है जब अल्टीरियर मोटिव यानी कि कुछ ऐसी चीज़ कोर्ट को लगे कि इसके पीछे कुछ और मोटिव है, ये जुर्म नहीं है, दरअसल इस शख्स की इज्जत को, इसकी इंसानियत को, इसको तजलील करना, इसको जलील करना, इसके कारोबार को नुकसान पहुंचाना इसके अंदर शामिल है। तो जहां पर कोर्ट को लगे कि इसके पीछे जुर्म नहीं कुछ और बदनीति मुलव्विस है, बदनीति इन्वॉल्व है, तो वहां पर कोर्ट प्री अरेस्ट बेल या बिफोर अरेस्ट बेल जो है उसको वो ग्रांट कर लेती है। कंडीशन फॉर द प्री अरेस्ट बेल, रेशियो डिसिडेंडी, अरेस्ट बीइंग ऑफ अल्टीरियर मोटिव, जो अरेस्ट किया गया उसके बिहाइंड कोई और मोटिव है, कोई और नियत है, एक्चुअल वो जुर्म इन्वॉल्व नहीं है। प्रोसिक्यूशन मोटिवेशन टू कॉज इररिपेरेबल इंजरी रिप्यूटेड एंड लायबिलिटी, ऐसा नुकसान हो सकता है जो इररिपेरेबल है, जो नाकाबिले तलाफी है, या उसकी इज्जत को धचका लग सकता है, इज्जत को नुकसान हो सकता है, उसके कारोबार बिजनेस को नुकसान हो सकता है। मोटिवेशन ऑफ पुलिस ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, यहाँ पर पॉलिटिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, सियासी मुदाखलत इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो पुलिस ने अरेस्ट किया तो वहाँ पर प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अप्रोच टू हाई कोर्ट, रेशियो डिसिडेंडी, हाई कोर्ट के केस लॉ है PLD 2000 KR पेज नंबर 6, हाई कोर्ट कैन इंटरटेन एप्लीकेशन फॉर प्री अरेस्ट बेल एंड ग्रांट लीव टू द अक्यूज इन द एप्रोप्रिएट केस। हाई कोर्ट भी प्री अरेस्ट बेल की एप्लीकेशन ले सकती है और वहां पर बेल को ग्रांट कर सकती है मुलजम की फेवर में। मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, नो लीगल बार एग्जिस्ट टू द रिलीज ऑफ अक्यूज, नो बेल विदाउट एप्लीकेशन बाय हिम, नो बेल एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर कोई भी कानूनी बार नहीं, अगर मुलजम एप्लीकेशन नहीं देता तो उसको बेल ही नहीं दी जा सकती। तो अगर बेल उसका राइट बनता है, बेल वो डिजर्व करता है, तो उसको विदाउट एप्लीकेशन बेल ग्रांट कर दी जाएगी। नोटिस टू द स्टेट, no time limit is fixed for the notice of the prosecution and appropriation case of real hardship in application for anticipatory bail can be heard on the some days when it is filed after giving notice to prosecution। प्रोसिक्यूशन को नोटिस देने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोर्ट सुनने के बाद भी नोटिस पर उनको सेंड कर सकती है, उनको नोटिस दे सकती है अपनी मर्जी के मुताबिक, जो कोर्ट को मुनासिब लगे, जो कोर्ट को ठीक लगे कि इस तरह से मामले को डील करना चाहिए। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इफेक्ट, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्री अरेस्ट बेल डज नॉट हैव एनी बीयरिंग ऑन बेल आफ्टर अरेस्ट। अगर प्री अरेस्ट बेल के अंदर रिजेक्शन हो जाती है तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसके बाद आफ्टर अरेस्ट जो बेल है यानी कि अरेस्ट करने के बाद भी बेल जो है वो फाइल नहीं कर सकता।
तो इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आप अरेस्ट होने से पहले आपने बेल अप्लाई की, बेल के लिए अप्लाई किया, कोर्ट ने आपको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन ऑफ बेल कर दी, तो इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि जब आपको पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद आप दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन फॉर बेल बिफोर अरेस्ट, कौन कौन सी कंडीशन है बेल बिफोर अरेस्ट के लिए? देयर आर जेन्युइन प्रूव एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट अरेस्ट विद द एक्चुअल ऑफ वर्टिकल रिस्ट्रेन ऑन द पिटिशनर, जेन्युइन रिक्वेस्ट हो, एक जेन्युइन मोटिव हो कि जी वाकई ही जो पिटिशनर है, जो बेल फाइल करने वाला है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे ये इश्यूज़ हैं, मुझे ये नुकसान पहुंचेगा, तो कोर्ट के सामने वो इस्तदा करे। द पिटिशनर शुड फिजिकली सरेंडर टू द कोर्ट, जो पिटिशनर है, जो बेल फाइल करने वाला है, पिटिशन लगाने वाला है, वो सरेंडर करे कोर्ट के सामने। यानी कि अगर वो इख्तियारी है तो बेल उसकी नहीं ली जाएगी, पहले वो कोर्ट के सामने आएगा, अपने आप को सरेंडर करेगा, फिर कोर्ट मामले को देखेगी। That on consent of ulterior motive, particularly on the part of police, there should be apprehension of the harassment, जहाँ पर harassment का, undue influence का, irreparable loss हो, जहाँ पर ulterior motive हो, यानी कि जुर्म के अलावा कोई और बदनीति उसके अंदर इन्वॉल्व हो, वहाँ पर बेल एप्लीकेशन ग्रांट कर दी जाएगी। That unless there is reasonable apprehension of the session code of the same in relief under section, unless there is reasonable apprehension of the session code for the same relief, जब सेशन कोड को ये लगे, उसको फील हो कि वाकई ही ये ग्रांट करनी चाहिए, अगर सेशन कोर्ट के पास बेल आई है, उसकी अपनी समझ बूझ के मुताबिक अप्रीहेंशन के अकॉर्डिंगली सेशन कोर्ट उसको ग्रांट करेगी। एलिमेंट ऑफ मेलाफाइडी, फॉल्स इन्वॉल्वमेंट, अरेस्ट विद मोटिव ऑफ होमिलिटाइड एंड मिलिशियस प्रोसिक्यूशन, जो अरेस्ट किया गया मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के थ्रू किया गया, हुमिलिएट, अल्टीरियर मोटिव है, उसके अंदर कोई ऐसा अनडू इन्फ्लुएंस यूज है जो उसका अरेस्ट किया गया है या उसके खिलाफ केस बनाया गया, तो लगे कि बदनीति के ऊपर मबनी केस है, तो वहाँ पर भी बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अक्यूज, ये तमाम वो एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बेल ली जाती है, ये वो मैंने लिखे हुए हैं जो इससे पहले इन्वॉल्व हुए थे, जो इससे पहले लिखे गए थे बेल लेने के लिए, तो वो तमाम मुख्तलिफ डिफरेंट केसेस के अंदर से मैंने ये पॉइंट्स उठाकर यहाँ पर डाले ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि कौन कौन सी और किस किस ग्राउंड्स के ऊपर बेल अप्लाई की जा सकती है या बेल मिल सकती है। Accused would be entitled to anticipatory bail when malice of the complaint is visible and had only purpose to make accused bite the dust or not to secure end of justice। bail accused की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो और ये accused ये प्ली लेके जो उसके ऊपर केस बनाया गया है वो एंड ऑफ सिक्योर ऑफ जस्टिस, इंसाफ को सिक्योर नहीं करता, इंसाफ के तकाज़ों को फुलफिल नहीं करता, तो ये भी एक रीज़न है बेल ग्रांट करने की। द कोर्ट डीलिंग विद एप्लीकेशन, the court when dealing the application before arrest is whether an irreparable injury of the name, liberty, citizen would result if the bail refuse। कोर्ट इस वजह से भी जो बेल, कोर्ट इसलिए भी बेल ग्रांट कर देते हैं कि अगर बेल ग्रांट ना की गई तो उस शख्स की इररिपेरेबल लॉस होगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, उसकी इज्जत को, उसको इंजरी हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है उसके नाम को, उसकी लिबर्टी को, उसके बिजनेस शोहरत को, उसकी एक पहचान को, तो इसलिए भी कोर्ट बेल रिफ्यूज़ नहीं करती, बेल ग्रांट कर देती है। बेल बिफोर अरेस्ट इज़ नॉट द रूल इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। There are some few lawyers feathers on the case which would justify the exercise of the discretionary powers। बेल बिफोर जो अरेस्ट है ये शेड्यूल के अंदर या किसी जगह पर मेंशन है, ये जज की अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स होती है, कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं, हाई कोर्ट रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली भी इनको डिफाइन किया जाता है, इनको अपहोल्ड किया जाता है, इनको ग्रांट किया जाता है। साइन क्यू नॉन एक मैक्सिमम है बेल बिफोर अरेस्ट, अरेस्ट से पहले जो बेल। रेशियो डिसीडेंडी, apprehension of the arrest and accused being of the ulterior motive that the humiliation and unjustified harassment in the sine qua non for pre-arrest bail। अगर किसी शख्स की इज्जत को, जानो माल को, उसकी शोहरत को नुकसान पहुंच रहा हो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करना ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट की जिम्मेदारी है। कोर्ट उसके अंदर भी प्री अरेस्ट बेल, अरेस्ट होने से पहले ही उसको बेल ग्रांट कर देती है, या बिफोर अरेस्ट बेल, बिफोर अरेस्ट बेल उसको ग्रांट कर देती है। Supreme Court rule, Supreme Court rule 1980 permit the Supreme Court under its inherent power to make such order as may be necessary for the end of justice। इंसाफ के तकाज़ों को फुलफिल करने के लिए जो जो काम ज़रूरी हैं वो सुप्रीम कोर्ट करती भी है और अपनी इंफीरियर जो कोर्ट्स हैं, उसके जो मातहत कोर्ट्स हैं, उनको हुक्म भी देती है इंसाफ के तकाज़ों को, इंसानों को, माशरे के लोगों को, स्टेट के लोगों को, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो जो काम इसेंशली है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, कानून के तकाज़ों को फुलफ़िल करने के लिए वो करने चाहिए, और इंफीरियर कोर्ट को उसकी डायरेक्शन भी दी जाती है काम करने के लिए। ग्रांट ऑफ प्री अरेस्ट बेल इन मर्डर केस, ग्रांट ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट इज़ रेयर फिनोमेना, ये एक बहुत ही कम होता है कत्ल केसेस के अंदर बेल को ग्रांट करना, बट शुड ऑर्डिनरी नॉट बी ग्रांटेड मोर पर्टिकुलर व्हेन इट इज़ केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जहाँ पर केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर चल रहा हो, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग उसके अंदर विटनेस मौजूद ना हो, तो वहाँ पर कोर्ट बेल को ग्रांट यूजली कर देती है, बट बहुत ही रेयर फिनोमेना टाइप के केसेस होते हैं।
कैंसिलेशन ऑफ प्री अरेस्ट बेल, रेशियो डिसेंडेंडी एग्रीड पर्सन कंपिटेंट टू मूव द कैंसिलेशन ऑफ बेल। अब एक शख्स ने बेल अप्लाई की अपने लिए जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जो अक्यूज है, जब उसकी बेल ग्रांट हो जाएगी तो जो दूसरी काउंसिल है, जो मदई काउंसिल है, वो सुपीरियर कोर्ट में जाती है उस बेल की कैंसिलेशन के लिए, तो उनके पास ये राइट रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।